क्या समझा कल की क्लास में? कल की क्लास में क्या समझा पता? ये अम्ल हो हमारा, ध्यान से, ये हमारा क्षार हो, ये हमारा लवण हो। हाँ जी, अम्ल क्या हो? जिसके अंदर H होंगे, जैसे HCl, HNO3 है नहीं जी, H2SO4, ये अम्ल हो हमारे। जी गुरु जी बिल्कुल सही बात है जी। जी इनका अणुभार निकाल लेंगे जी, अणुभार को तो मैं एम लिख। हाँ जी सर जी ठीक है जी। उसके बाद ना हम नीचे ना H आयनों की संख्या लिख देंगे, जितने भी H आयन होंगे तो क्या निकल जाएगा? तुल्यांकी भार। अगर अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना हो, अणुभार ऊपर रख देंगे, हाइड्रोजन जितने भी H होंगे उसको नीचे रख देंगे। बताओ मुझे HCl का ना पता क्या निकालना? अणु निकालना तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार को बताओ कैसे लिखा? HCl का तुल्यांकी भार निकालने के लिए E बराबर तुल्यांकी भार को कैसे लिखेंगे? E सर, इसे लिखेंगे। नु बताओ इसका अणुभार कितना बैठेगा? 36.5। और बताओ इसमें कितने H है? एक H नहीं है, एक नीचे रख देंगे, आंसर कितना जाएगा? 36.5। ऐसे निकालते हैं हम तुल्यांकी भार। तो किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालना हो ऐसे निकालते हैं। अम्ल का तुल्यांकी भार ऐसे निकालते हैं। एक क्यों निकाल के दिखाता हूं, H2SO4 वाला। H2SO4 का अणुभार बताओ कितना बैठेगा? अणुभार काट देंगे ऊपर 58, इसमें कितने H है? 2 H नहीं है, उसे नीचे रख देंगे, काट कितना बैठेगा? 49। इसी कहता कल मैंने तुम्हें। उसके बाद यूं बताओ जो अक्षार का अगर तुल्यांकी भार निकालना हो, हाँ सर 2-4 अक्षर के नाम बता दो। NaOH, उसके बाद KOH। अगर जल में डाल दिया ना सर तो OH आयन बाहर निकल के भागेगा, कूद के भागेगा। OH कूद जाएगा सर, कूद तो गया। हाँ एक जैसे CaOH का होल ट्वाइस, यस सर, ये भी होगा मेरे पास। अच्छा इसका अगर तुल्यांकी भार निकालना हो अक्षार का, तो अक्षार का तुल्यांकी भार निकालने के लिए सूत्र हो जो अणुभार होगा, जैसे NaOH का अणुभार कितना हो? 40 ऊपर रख देंगे। लेकिन यहाँ OH कितने इसमें? OH नीचे एक रख देंगे। अगर अक्षार का निकालना हो तो नीचे OH आयनों की संख्या रखेंगे, अम्ल का निकालना हो H आयनों की संख्या निकालने। क्या निकालना है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को कहते लिखेंगे E सर, याद रहेगी बात है? तुल्यांकी भार को कहते लिखेंगे ठीक। अब लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं और समझते हैं। लवण का तुल्यांकी भार तो KCl का नाम सुना है, उसके बाद NaCl का नाम सुना है, लवण नहीं आया। उसके बाद HCl का नाम, Na2CO3 का नाम सुना है, लवण नहीं आया। जिसमें ना तो H हो ना OH हो, क्या हो? लवण, सोल्ट, फाल्ट नहीं सोल्ट। अब उसके बाद लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालना? E से लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे? ऊपर लिख देंगे अणुभार। कौन सा भार? अणुभार को कहते लिखा M से। नीचे पता क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे संयोजकता। कौन सी जकता? संयोजकता क्या हो आप समझते हैं? जो KCl है नहीं हो, इसे जब डालेंगे के ऊपर निकल जाएगा और Cl अलग निकल जाएगा। ये 10वीं में सिखाया था, कितने आयन इसके ऊपर? 1, तो संयोजकता कितनी इसकी? 1। याद रहेगी बात है? जितने प्लस माइनस होंगे ना उसी इतनी संयोजकता होगी। याद रहेगी बात है? जितने प्लस माइनस होंगे उतनी क्या होगी? संयोजकता। अगर 2 प्लस होते संयोजकता कितनी होती? 2। 3 प्लस होते कितनी होती? 4 होते। होने के 4, घबराने की जरूरत नहीं है, समझ नहीं बात है? आ जाओ ठीक, आ जाओ। इसका ना मुझे जैसे ये मेरे पास NaCl है ना, पहले ना मुझे लवण नहीं है मेरे पास, ये तुल्यांकी भार निकालना मुझे। चलो तुल्यांकी भार को E लिख देते हैं। तो NaCl की बात चल रही, तो NaCl का जो अगर तुल्यांकी भार निकालना तो पहले इसका अणुभार ऊपर रख देंगे। अब बताओ NaCl का N का कितना हो? 23, Cl का कितना हो? 35.5, 58.5 हो जाएगा, 58.5। अब बताओ इसकी संयोजकता कितनी बैठेगी? 1, क्योंकि NaCl है मेरे पास। ये Na को तोड़ देंगे प्लस और Cl को तोड़ देंगे माइनस, एक प्लस नहीं है तो कितना जाएगा? 1। आंसर कितना जाएगा? 58.5। बोलो स्वाहा। अगर किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालना हो, हाँ सर पहले पता करो, कैटेगराइज कर लो उसका, क्यों अम्ल है, क्षार है, लवण। अम्ल होगा तो क्या करना? अणुभार ऊपर, जितने H होंगे नीचे। अक्षार हुआ अणुभार ऊपर, जितने OH होंगे नीचे। लवण हुआ, समझ गए बात? या तो क्या बोल लवण हो तो क्या करेंगे? अणुभार ऊपर, संयोजकता नीचे। संयोजकता क्या हो? प्लस माइनस। बोलो स्वाहा। सर आगे बता दो, सर आगे बता दो सर, आगे बता दो क्या हो सर? प्लीज आगे बताइए। ठीक है, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। यहाँ तक तो पढ़ाया था। तुल्यांकी भार भी निकल गया सर। तुल्यांकी भार है क्या सर? एक बार तुल्यांकी भार का नाम इंग्लिश में बता दो भाई। तुल्यांकी भार को क्या है? इक्विवेलेंट वेट। आगे जाके इस तरह पढ़ाना तुमने जब तक, ठीक है नहीं? देख लो किस तरह। इक्विवेलेंट वेट, पेट नहीं वेट, इन्होंने कह रहे इक्विवेलेंट पेट। आओ कैसे निकाल लेंगे? नॉर्मलता। आओ नॉर्मलता। जी गुरु जी नॉर्मलता बता दो प्लीज। सर हाँ नॉर्मलता, सर मल्टी, नॉर्मल्टी। ओके सर नॉर्मल्टी। सर नॉर्मलता की परिभाषा बताओ। नॉर्मलता का पहला सूत्र लिख दो आप, सूत्र बहुत लिखवाओ। चलो नॉर्मलता बराबर सूत्र हो क्या हो? पदार्थ के ग्राम सूत्र
भारों की संख्या। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, बिन जगह कोई सोता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। नॉर्मल था, नॉर्मल पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या ऊपर रख देंगे। अब तुम सोचोगे ये क्या है बीमारी, यही नहीं पता पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या हो। यही तो इंडिया मार खा जा। ये तो हल्का हल्का सुना सा भी लग रहा है, 2-3 बार बोल दे, यही नहीं पता पदार्थ सही था यहाँ तक कि ग्राम सूत्र भार जो लिखा है ना, बस यही थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे। ठीक है, यही समझा दो, सब जानू मैं तुम्हारे बारे में। देख क्या उसके बाद विलयन का आयतन, विलयन का ये तो अपनी जान पहचान का है ना। देखो बीच पड़ी वाला बोल रहा है, सही है, लेकिन अभी ना उसे समझिए बाद में, पहले इसकी परिभाषा लिखनी सीख जाओ, क्योंकि पेपर मांगे के नंबर में परिभाषा। क्यों है भाई बीच पड़ी वाले, ठीक है। भीड़ हो रही, रोड पर भीड़ नहीं हो रही क्या? तो तू भीड़ कहाँ सोच रहा है, जिंदगी में सोच रहा है अपनी, तेरी जिंदगी में नहीं भीड़ होने की। घबराओ ना, टेंशन ले, पढ़ ला, ठीक है। क्योंकि आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हो पहले से ही गए, तो क्या हुआ, नॉर्मल था। चाचा समझ गया, चाचा मुस्कुरा रहा है, इकने देख करने तो गिर जाएगा। नॉर्मल था, नॉर्मल था बराबर सूत्र पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। नॉर्मल था बराबर सूत्र पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। ये बता कि नहीं रही क्या है गुरु, पहले परिभाषा बना लो। हम एक कर बनावा, निचली चीज का मान एक कर दो, तो विलयन का आयतन कितना कर देंगे, 1 लीटर। तो बताओ नॉर्मलता किसके बराबर बैठेगी, नॉर्मलता बराबर पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, भारों की संख्या कैसे लिखेंगे, सेंस। कैसे बनाएंगे परिभाषा, और कैसे बनाएंगे, जब विलयन का आयतन 1 लीटर हो, 1 नहीं होगा, तब पदार्थ के सूत्र भारों की संख्या कोई नहीं, विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए बात, इसका होता है पूरा सूत्र नॉर्मलता बराबर पदार्थ एन बराबर में छोटे वाला एन बटे में वी, पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन। मैंने सूत्र को बढ़ाना चाह रहा है, अब बढ़ा के कहीं और ले जाना चाह रहा, इस सूत्र को सुंदर बनाना चाह रहा मैं। पहले उनको बताओ परिभाषा लिख दोगे क्या अंकल, परिभाषा बताओ। बताओ जल्दी फास्ट। जब विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या तू बता। जब विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बता। जब विलयन का आयतन 1 लीटर आराम से बोल दो, मैं तो तेरे पास ही आके बैठेगा। जब विलयन का आयतन 1 लीटर हो तब पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या नॉर्मलता नॉर्मलता क्या है, किसकी नॉर्मलता, विलयन ये तो सही है यहाँ तक। फिर सूत्र लिखा के, इस सूत्र से मैं कुछ बनाना चाह रहा है, क्या तुम देखना चाह रहे हो, उसके दर्शन करना चाह रहे हैं, कर लो दर्शन, नहीं तो दर्शन ही फोड़ दूंगा। देखो एन बराबर में, ये क्या ऊपर एन नहीं है, हाँ सर एन तो है, बटे में क्या है वी, सर एन का कोई सूत्र हो क्या, हाँ सर हो, तो एन बराबर सूत्र हो, एन बराबर सूत्र हो, एन बराबर सूत्र हो, एन बराबर सूत्र हो डब्लू बटे ई। ये क्या बोला, पदार्थ का भार ऊपर रख देंगे, तुल्यांक की भार नीचे रख देंगे। तो एक बात है, पदार्थ का भार कहाँ रख देंगे, तुल्यांक की भार कहाँ रख देंगे, तुल्यांक की भार ये सिखाया निकालना, ई यार दे, ये हो तुल्यांक की भार, ये हो तुल्यांक की भार। वो पदार्थ अम्ल भी हो सके तो अम्ल का तुल्यांक की भार ऐसे निकाल लेंगे, वो पदार्थ अक्षार भी हो सके, अक्षार का तुल्यांक की भार ऐसे निकाल लेंगे, वो पदार्थ लवण भी हो सके, लवण का तुल्यांक की भार ऐसे निकाल लेंगे। क्या बताया, बताइए क्या है, ये क्या है, एन बराबर डब्लू पोनी, जल्दी फास्ट। हाँ किसका तुल्यांक की भार है, पदार्थ क्या हो सके, अम्ल हो सके, अक्षार, लवण, तीनों का निकालना सिखा दिया। वो पहले इसलिए सिखाया, जो आगे होगा मुझे पहले ही पता, समझ गए ना, जो आगे होगा पता, हर चीज में जानते हो, हर चीज में, इसीलिए पहले ही कह रहा हूँ, समझ लो। चलो एन बराबर रख दो डब्लू बटे ई, इंटू में क्या बैठेगा वी, मैं ऊपर डब्लू बटे ई लिखता, वो ई नीचे सरका दिया मैंने कुछ ऐसा, एन बराबर डब्लू बटे ई लिखते हैं, बटे में वी लिखते, ई नीचे सरका दिया, समझिए ना, सरकारेंगे हम लोग बुरा कर दिया इसके, कभी सरकारेंगे हम लोग, तो जिंदगी सरक जाएगी। तेरी समझ में आ रहा है ना,
कैसा आया डब्ल्यू बटे ई है ई नीचे सरका दिया, ठीक है। एन बराबर, अच्छा वी का मान लीटर में होगा तो इस वाले फॉर्मूले को रखेंगे, अगर वी का मान मिली लीटर में होगा तो फॉर्मूले में ऊपर 1000 तो भाग कर देंगे, करो तो वैसे भागी, बट हमें 1000 लिखकर इसके, वो 1000 ऊपर भागेगा, वो 1000 ना नीचे तो ऊपर सरक जा, इक्कीस सरक रहे हैं यहाँ देख डब्ल्यू बटे ई गुणा में कितना वी, यो एम एल इंटू में कितना 1000, 1600 नहीं है। यो नॉर्मलता का सूत्र, अगर कभी भी विलेन की नॉर्मलता निकालनी हो ना, 3 चीज ढूंढ लो और नॉर्मलता फेंक कर मार दो। क्या 3 चीज ढूंढ लो, नॉर्मलता फेंक कर मार दो। इतना बड़ा न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने आया तो 3 चीज ढूंढनी इसमें, डब्ल्यू का मान कौन सा, यानी विले का भार कौन सा, और विले का भार, अगर विले का भार ढूंढेंगे तो विले की तुल्यांक की भार निकाल लोगे। पहले विले को पहचान लियो, अम्लवो क्षार लवण, तुल्यांक की भार निकाल लोगे आराम से। जब निकाल लोगे आयतन सवाल में देखा जाएगा कूद का, अगर नहीं दे रखा ना आयतन तो फिर क्या करेंगे, 1 लीटर मानना उसे, जब भावना मनी मैं करते अगर किसी सवाल में आयतन नहीं दिया ना तो आयतन को कितना मानना, 1 लीटर। ऐसा करके हमारा सवाल खत्म होगा। पता लग गया क्या निकाल लेंगे, नॉर्मलता किसकी, विलियन की, विले की नहीं विलियन की। पता लग गया, ये लिख लोगे, इसे उतार लोगे, फिर न्यूमेरिकल करवाया तू, चलो सारा उतारो। मैनू पता कि दुनिया ये हम तो जब पैदा भी नहीं होते, जब मैंने फोन चलाना सीख लिया था। अब पता नहीं यार कब बनूंगा मैं, क्या बनूंगा। अभी तो बस सपना तो मेरा ही। हाँ, अब जब विजन मिलेगा ना तुझे ये करेगी। अब तुझे नॉलेज नहीं आती पहले कि एक मंत्री के पास इतनी पावर हो, ठीक, ये कैसे पढ़ेगा, पता चलेगा, संविधान पढ़ कर पता चला, इतने पढ़ना पड़ा। बनूंगा तो जरूर, चुनाव जरूर लड़ूंगा, चुनाव जरूर लड़ना, एक बार जीवन में चुनाव जरूर लड़ना। 2027 में चुनाव लड़ूंगा पक्का। देखो 2027 में ना पक्का चुनाव लड़ूंगा, विधायक का, विधायक का चुनाव लड़ना तय है, फिक्स कर देगा मैंने, पूरा जितना हो सके ना पूरा भयंकर तरीके से चुनाव लड़ना। हाँ इतना तो मैं आराम से पॉपुलर हो जाऊंगा, इतना गारंटी है। लोगों को जागरूक करने की जरूरत है ना, उन्हें अपने अधिकार ही नहीं पता। क्या काफी लोगों का सपोर्ट मिलेगा ना, काफी लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का। कोई बात नहीं, हार भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, दिक्कत पता पॉपुलरिटी तो मिल जाएगी। दोबारा फिर लड़ेंगे चुनाव, इस बार फिर एमपी का लड़ेंगे। वो तो मुझे तय है, 12-13 गांव में अच्छी खासी पकड़ है उनका। काफी नेताओं तो मेरी बात हो चुकी, चलो वो नहीं कर दो। हाँ सोच तो मैं भी रहा कि खुद ही पार्टी तैयार करूं, इस तरह अपनी खुद की पार्टी तैयार करने, क्योंकि पढ़ तो लूंगा मैं तब तक, एक खुद की पार्टी तैयार करूंगा, ठीक। और खुद की पार्टी 100 बंदे अगर पक्ष में आ जाए ना तो खुद की पार्टी बना सकूं मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये भी संविधान में लिखा है, अगर कोई बंदा 100 बंदे इकट्ठे कर लेना तो उससे खुद की पार्टी बन जाए, खुद का ऑफिस खोल को प्रचार प्रसार कर। हाँ अभी मेरी इच्छा नहीं है ना, मेरे पास पैसे की कमी। पैसे की जो पड़ोस के तेरे ताऊ चाचा उन्हें पवा कौन देगा, समझ गए। वे तो वोट देंगे नहीं ना, पवा मिलेगा। और उसे क्या संविधान समझा के देख, इस अनुच्छेद में लिखा हुआ वो लोग अनुच्छेद गया बाढ़ में बता पवा कद को मिल रहा है। सही बात है नहीं, उसकी समझ में नहीं कुछ बैठता, नुकरा ही होगा तेरा संविधान, मुझे चाहिए पवा। हाँ नेक्स्ट
क्वेश्चन देखो कैसा सवाल आगा। ये हमारे पास बर्तन रखा हुआ, बर्तन रखा हुआ, इस बर्तन के अंदर ना हमने भर दिया भैया विलियन, और जो विलियन भर दिया ना वो भर दिया H2SO4 का विलियन, न्यूमेरिकल है वो, H2SO4 घोल दिया हमने, और H2SO4 की मात्रा घोल दी 980 ग्राम, सही है। और उसके बाद इस विलियन का जो आयतन दे रखा है वो तो 250 ml, सही है भाई। और इस विलियन की नॉर्मलता निकालनी, क्या निकालनी, पता लग चुका। विलियन के अंदर क्या भरा हुआ, कितना, कितनी खतरनाक लाइट है। उसके बाद आयतन कितना इसका, 250 ml मिलीलीटर। उसके बाद इस विलियन की क्या निकालनी, नॉर्मलता निकालने के लिए कितनी चीज चाहिए, चेक करो सवाल में कितना कैसे उतरता उसका। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब बताओ वी का मान कितना दे रखा है सवाल में, 250 ml दे नहीं रखा। डब्ल्यू का मान बताओ कितना दे रखा है, 980 ग्राम दे रखा। उसके बाद ये H2SO4 नहीं है, H2SO4 का तुल्यांक की भार नहीं निकाल देंगे, का तुल्यांक की भार अमल नहीं आया, का तुल्यांक की भार E बराबर में पहले इसका अनुभार निकालना पड़ेगा। अनुभार कितना बैठेगा 98, कितने एचएस में 2 नीचे रख देंगे, काट कौन इंचेस नहीं आएगा, तुल्यांक की भार नहीं निकलेगा। सूत्र नहीं बता देंगे, सूत्र, और सूत्र का क्या क्या हो हमारा n बराबर n बराबर में W का मान, E का मान, सच में क्या, सच में क्या, चाचा था रे, मेरी चाचा है हमारे, तुम क्या मन कर रहे हो, तो पहले बता दो चाचा था रे, रिश्तेदार है। 2500 का 100, 49 दूनी 98, 20 चौक 80, तुम होगी और सच में क्या, सुन लो 80 का जो मात्रक हो ना, इसका मतलब 80 का मात्रक नहीं, नॉर्मलता का मात्रक हो। नॉर्मलता का मात्रक देखे लो, मात्रक बड़ी चीज, गजब चीज है इसकी। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये मात्रक हो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यो नोट करो। रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ बाबू, आ जाओ। एक विलियन हमारे पास, हाँ सर विलियन तो है, पूरी जिंदगी इस कटोरे में बीत गई, बहुत दिन हो गए, बोर हो गए इस कटोरे तक, कुछ नया ले आओ जा। सर इसका जो, इसकी जो नॉर्मलता ना 0.5 n, सर इसके अंदर ना ये विलियन भरा हुआ, इसकी आपने नॉर्मलता पहले दे दी, आप बड़े होशियार, चलो नॉर्मलता दे दी आपने। सर इसके अंदर ना NaOH का घोल भरा हुआ, चलो सर ये भी, सर ये जो विलियन बनाया गया ना, ये NaOH घोल का जब बनाया गया, सर नो नहीं पता NaOH कितनी मात्रा में घोला है, यानी W का क्या नहीं पता, मान। यही सवाल है, NaOH को घोलकर, NaOH की कितनी मात्रा घोलकर एक विलियन बनाया जाए ताकि उसकी नॉर्मलता 0.5 n हो जाए। नॉर्मलता कितनी दे दी उसकी, 0.5 n दे दी, यानी नॉर्मलता दे दी 0.5 n। कोई दिक्कत नहीं है, कितनी मात्रा घोलनी, NaOH की घोलनी, कितनी मात्रा घोलनी, मतलब क्या निकालना, W निकालना। याद रही ये बात, या भावना है, समझे फीलिंग। और वो कह रहे हैं जबकि इस विलियन का आयतन कितना, इस विलियन का आयतन 750 ml। ओके सर, सर बता दो कितनी मात्रा घोलनी। सर आप तो वही स्टाइल मारो सबसे पहले, 2 साल हमारे इसमें काट दिया आपने, किसी का कुछ मतलब भी नहीं जानते। n सर W निकलवाना चाह रहे हैं क्या, हाँ सर आयतन तो हमें पता ml। सर एक बात और बता दो, जो NaOH है ये तो क्षार है, सर आपने क्षार का तुल्यांक की भार निकालना बताया था, सर आप इसका अनुभार तो ऊपर रख दो 40, और जो OH है नीचे रख दो, सर 40 ही आ जाएगा ना। सर सूत्र बताया था आपने, एक n बराबर W अपॉन, यूट्यूब का सर 1000, डबल n का मान बताओ कितना, n का मान, W का मान निकालना, E का मान, इसका वॉल्यूम, ओ तेरा वॉल्यूम 25 या 75, 2500 का। खुशी हो जब कोई इंग्लिश बोल रहे हो, 4 एकम 4, 4 एकम 0, 10 या 30,
30 की 5 गुणा करो, 3 पंजे 15, 3 पंजे अंत्य 15 बैठा का, एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगी बराबर डब्लू। डब्लू का मान आ जाएगा 1.5 मात्रा। नोट करो। मूल अंश को मूल प्रभाज भी कहते हैं। मूल प्रभाज, ये भी विलीन सांद्रता ज्ञात करने की विधि दिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। बंद कर से बीमारी को दूर। मोल फ्रैक्शन क्या हो? मोल फ्रैक्शन किस चीज को मोल प्रभाज कहते हैं? पनीर आया तो ऐसा लग रहा है अगर पनीर बनेगा है दूरो। मान लो एक विलयन के अंदर पदार्थ ए है, मान लो एक विलयन के अंदर पदार्थ बी है, सी भी हो सके, डी भी हो सके, ठीक। अगर ए पदार्थ कोई भी हो सके, H2O भी हो सके, NaCl भी हो सके, NaOH भी हो सके, B, C, 2 3 पदार्थ, 3 से ज़्यादा भी हो सके। तो पहले मोल अंश कैसे निकालते हैं, मोल प्रभाज क्या हो, ध्यान तो समझना, ठीक। बहुत जरूरी है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि है। 12वीं में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, इतना ही पढ़ो। अगर तुम पढ़ोगे ना आराम से सब समझ में आएगा, तुम्हें क्या रहा होगा एकदम तुरंत समझ में आएगा। अच्छा ये कैलकुलेशन करोगे वो करा समय, किसी की जरूरत नहीं पढ़ने की। देखो ध्यान से समझना, अगर मुझे पदार्थ ए के मोलों की संख्या निकालनी हो, तो किसी पदार्थ की अगर मोलों की संख्या निकालनी हो ना, तो मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, और उस पदार्थ के जो मोल है ना, ऐसे मोल प्रभाज समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा। तो पदार्थ के मोलों की संख्या को Na लिखेंगे। अगर जल हुआ तो नीचे जल लिख देंगे, NaCl हुआ नीचे LaCl लिख देंगे, KCl हुआ नीचे KCl लिख देंगे। तो पढ़ेंगे कैसे, जल के मोलों की संख्या, KCl के मोलों की संख्या, NaCl के मोलों की संख्या। तो किसी पदार्थ के मोलों की संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं, n से, और उस पदार्थ को नीचे लिख देंगे इसका सापेक्ष में। मैंने कहा चलो जल के मोलों की संख्या निकालनी, n लिखा है, इसके नीचे इसके कदमों में H2 लिख दिया। कदमों में लिखना, कभी पता चल रहा है इसकी तरह क्या नाम है उसका, अनु की तरह यहाँ लिख रहे ये NH2, ये गलत है, ठीक है। थोड़ा चश्मा नीचे उतार करो, ठीक है। साक्षी तो ये भी कह रहा है ऐसा करना है, समझ गए ना, ठीक। बुरा तो नहीं लगता तुझे इस तरह, तेरे अंकों को थोड़ा कमेंट करेगा, ऐसा सही नहीं माना जाता बिल्कुल भी, है ना। कोई बात नहीं, समाज के अंदर तो ये भी काउंट करा जाएगा, समाज का संवेदनशील वर्ग है तू। Na का मतलब समझ गए, पदार्थ ए के मोलों की संख्या। अच्छा Nb का नाम क्या बैठा है बताओ, क्या बता दो, पदार्थ सलाह करके बताओगा तुम। Nc का मतलब सही है, चलो तुम कहना तो सीखे। वह बात अलग है तुम पदार्थ के मोलों की संख्या का सूत्र भूल गए हो। पदार्थ के मोलों की संख्या निकालने के लिए भार तो ऊपर रख दो, अणुभार नीचे रख दो, ऐसे निकाल लो। मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर अणुभार, भार बटे अणुभार। क्या सूत्र हो, भार बटे अणु, अणुभार। वो तुम्हारे इनका कवाड़ी चल ले दबा का, हाँ चल ले। करण क्या गया तू वहां से तुम नहीं जा रहे कवाड़ी कर, झूठ बोल रही, कहीं विद्या कसम तो कहीं विद्या कसम तो नहीं गई नहीं, तुम जरा कवाड़ी देख कर मेरे पे खुआओ कसम, मेरे पे भी खुआओ ना, नु क्या ना आप नहीं जा रहा कवाड़ देखने, खाओ विद्या कसम। पूछा नहीं तुमने, पहले पूछ तो बताया था, करनी पूछ दिल तक नहीं पूछा था। मैं कवाड़ देख के आया आज, सच में सुबह सुबह देख मैं हो जाऊँ, सच में रोज सुबह को जाऊँ मैं कवाड़ देख कर। हाँ रेस लगाने जाऊँ, ये दिक्कत है कवाड़ी क्या हो कवाड़ देख कर, कवाड़ देखने जाओ या जो कवाड़ी को देखने जाओ उसे देखने जाओ। दो तरीके हो, एक तो कवाड़ देखने जा रहे हैं, एक वो जो कवाड़ी को देखने जा रहा है उसे देखने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दूसरा पक्ष ज्यादा हावी है,
जहां तक मैंने देखा है, मैं बच्चों को कई साल तक चेता रहा ना कबड्डी तक। भार बटे नु भार ऐसे निकल लेंगे, भार ऊपर रख देंगे, क्या निकल जाएगी? पदार्थ के मोलों की मोल अंश निकालना। और मोल अंश पता क्या हो? मोल अंश विलयन का नहीं होता किसी पदार्थ का हो। मोल अंश विलयन का नहीं होता किसी पदार्थ का हो। अगर पदार्थ ए हुआ तो ए लिख देंगे, ठीक। बी हुआ, मोल अंश को एक्स तक प्रदर्शित करेंगे, किस तक? उसके सापेक्ष में लिख देंगे ए। जल हुआ तो जल, NaCl होता है के, कुछ भी। तो पहले पदार्थ ए के मोलों की संख्या ऊपर रख देंगे हम, ठीक। कुछ भी ए होगा। विलयन के कुल मोलों की संख्या नीचे रख देंगे। कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या कितने कितने पदार्थ? 3 Na प्लस प्लस बस, अगुणा रैपट लग गया मोलों की संख्या, प्रतिशत नहीं। आदत पड़ गई ना कि लहर बन गई पूरी पूरी, गुणा 100 नहीं तो गुणा 1000, इतना ही आगा बस। तो किसी पदार्थ का मूल प्रभाजित निकालने के लिए पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या दोनों के अनुपात को पदार्थ का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। याद रखिए बात। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या बोल लो, तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलयन में पदार्थ के सभी मोलों की संख्या, बहुत सारे पदार्थ है नहीं, विलयन में पदार्थ के सभी मोलों की संख्या, या विलयन में पदार्थ के कुल मोलों की संख्या। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? एक बता दो कौन सा? विलयन के कुल मोलों की संख्या, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, विलयन में पदार्थ के सभी मोलों की संख्या, दोनों के अनुपात को पदार्थ का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। x ए नहीं, x से। अगर मुझे बी पदार्थ बी का मोल प्रभाज निकालना हो, एक्स बी लिखेंगे बराबर, यहां लिखेंगे n, सापेक्ष में वही लिख देंगे, सापेक्ष में नीचे, अगुणा में कुछ नहीं, गुणा में आदत खराब हो चुकी है क्या? यहाँ बैठेगा NC, नैन्सी नहीं NC, नैन्सी का तो ब्याह होगा, Na प्लस NB प्लस NC, अगुणा में फिर गुणा में, कुछ भी मेरी थोड़ा ही है, बार बार गुणा में क्या होगा? एग्जाम्पल दूं एक, ठीक है। मैंने पता क्या सोचा भी, भालू बुल्लू घुसा क्लास में, मजाक नहीं कर रहा मैं डर गया था भी, मजाक नहीं कर रहा। मैं लात मारने वाला था इसको, लात मारता पता कहाँ पड़ता जाएगा, पता लग गया ना, पता लग गया ना कहाँ पड़ता जाएगा। मजाक नहीं कर रहा, मैं लात मारता बहुत तेज इसको, बहुत जान लगा मारता लात, पता लग गया ना कहाँ पड़ता जाएगा। एक और एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ से। मैं गया कहीं तो नहीं, मैं खोया तो ढूंढना ही हो, चुपके से एक ख्वाब में जाइयो, होठों के संग से मुझे बुलाइयो, कहने दिल की बात तो आइयो, चुपके से एक ख्वाब में जाइयो, होठों के संग से मुझे बुलाइयो, होठों के संग। परिभाषा है ये। अच्छा, इतनी अच्छी शायरी बननी थी, पता नहीं यार, इन सारे शायरी के सत्यानाश हो रहा है। घंटा शायरिया कभी भाई फुट दिल से तो सुन ले करो बस चुपचाप, परिभाषा की लगी थी। अब तेने सारी शायरी की ना लंका लगा दी, लंका लगा दी पूरी शायरी। परिभाषा एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पदार्थ, इसी मोल प्रभाज की परिभाषा, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, विलयन में सभी पदार्थ के कुल मोलों की संख्या, दोनों के अनुपात को पदार्थ का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित
बस अन्नू की समझ में आया से प्रदर्शित करते हैं, पीछे का सारा भूल गई। चलो बता। पदार्थ की मौलिक संख्या और पदार्थ की कुल मौलिक संख्या। विलेन में पदार्थ कुल विलयन में पदार्थ की मौलिक संख्या दोनों का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है, पदार्थ का मोल प्रभाज कहलाता है। एक उदाहरण देने जा रहा हूँ, ध्यान से। कटोरा, पूरे चैप्टर को कटोरे ने विराम कर दिया। फिर आत्मा आ गए हो, पढ़ क्यों रही। इसका भार दे रखा है 180 ग्राम। चलो 180 ग्राम कर ले, पिच पटी वाले की बात मान लो, ठीक, 180 ग्राम। उसके बाद इसके अंदर NaCl 580 ग्राम, 585 ग्राम, 585 ग्राम। दो पदार्थ आ गए, विलयन पूरा का पूरा। विलयन में कितने पदार्थ? दो पदार्थ। अगर मुझे इस विलयन के अंदर दोनों को जो घोल गाड़ कर विलयन तैयार कर दिया मैंने, जल कितना लिया? 180 ग्राम। मेरा मूड नहीं है 180 ग्राम लेने का, 360 ग्राम सही है। मैं वही करूँगा जो मैं मूड करेगा, तुम कौन मुझे रोकने वाले, ठीक है। दिक्कत तो नहीं है तक, ठीक। कितने ग्राम ले हमने जल? NaCl। विलय कौन सा? और विलायक? अगर मुझे जल का मोल प्रभाज निकालना हो तो पहले जल के मोलों की संख्या ऊपर रखनी पड़ेगी, विलयन में जितने पदार्थ हैं उनके मोलों की संख्या नीचे रखनी पड़ेगी कुल जोड़ कर, जब तो मोल प्रभाज निकलेगा। तो पहले मुझे इस पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर इस पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी नहीं तो पहले वही निकाल लेंगे। और किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी हो, भार कहाँ रख दो उसका, अनुभार कहाँ रख दो, तो पहले नंबर पर हम जल के मोलों की संख्या निकाल लें। तो यहाँ N लिखा है, N के सापेक्ष में क्या रख दिया? H2। जल का भार बताओ कितना, अणुभार बताओ, अणुभार जल का अणुभार हो 18। कौन है? सिट्टी मारने लगेगी, कभी पैर मारेगी कभी सिट्टी मारेगी। 18 तो नीचे। अच्छा इस तरह फोकस करा जाएगा, अगर एक फोकस करा जाए सब कुछ सीखा फोकस करना। मैं सोच रहा हूँ कोबरा काबरा है दिख, और कहा कोने में बैठ कर कर रहा हूँ, ये जी भी निकल गया, लिकड़ गया, निकल गया, इन लिकड़ गया क्या हो बेटे सुधर जा तू। चलो जाओ, N हो गया, क्या होगा? बहुत दर्द हो रहा है अपने भाई का, तुझे इसका NaCl होगा नहीं होगा? इसकी मोलों की संख्या निकालनी तो उसका भार ऊपर रख देंगे, ऊपर टटरे पर रख दिया। इसका अणुभार निकाल लेंगे हम NaCl का। देख लो कॉपी खोल के देख लो, NaCl का 40 हो, फोड़ दो दांती 58.5 हो, 0.28 बढ़ा ली, 0.28 बढ़ा ली, 585 कम 585 10 आ जाएगा। N बताओ इसका मान कितना है? 10 नहीं आया, ओह 10 10 10। अच्छा इस सैलेंसर तारे का क्या साबित करना चाह रहे हैं सर? सब बताओ सैलेंसर तारे क्या परिभाषित करना चाह रहे हैं? आज तुम्हें एक नोटंकी दिखाता हूँ, नोटंकी। चल बंद करो सर। तो पता क्या हुआ, सब उस वीडियो को दबाकर लाइक कर करके देख रहे, देखो क्या श्रवण कुमार की तरह लेके जा रहा है, क्या श्रद्धा वीडियो बना रहे है। मैं हंस रहा उसको चुपचाप। मैं सोच रहा इतनी सारी सैटेलाइट बनाई है, किसका मत बनाई थी, इतने सारे हम चंद्रयान 2 लेके पहुंच गए, 3 पे पहुंच गए, ये क्या कर रहा है? 10 हो गया। इसकी मोल की संख्या कितनी होगी? 20। अब बताओ कौन से पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना? जल का। अगर जल का मोल प्रभाज निकालना x, क्या लिख देंगे? H2 बराबर N लिखा है यहाँ से, सापेक्ष में क्या लिख देंगे? H2। उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे? N, H2 प्लस N, Na बराबर लगा। अब बताओ जल की मोल की संख्या कितनी? 20। इसकी मोल की संख्या 20 प्लस करने चाहिए कितने?
काट देंगे सर 0.66 ये आंसर आएगा 0.66। अब निकालना मुझे NaCl के मोल की संख्या, यहाँ निकाल लेंगे NaCl बराबर, तो NaCl के मोल ऊपर रख देंगे। NaCl कितने मोल आए थे 10 ऊपर रख देंगे। कुल मोल कितने आए थे 20 और 10 30, नीचे 30 रख देंगे, धड़ धड़ 3 तो भाग देंगे 0.33 और दोनों जोड़ को देखेंगे वही बात बैठेगी। पता क्या बैठेगी, किसी भी विलयन के अंदर जितने भी मोल प्रभाज हो ना उनका जोड़ सदैव एक हो। किसी भी विलयन के अंदर जितने मोल प्रभाज हो ना, जितने पदार्थ हो उनके सबके मोल प्रभाजों का योग सदैव कितना होगा 1। XA प्लस XB प्लस XC भी हो सके, धड़ 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 XN भी हो सके, जितने भी पदार्थ होंगे सबका जोड़ कितना होगा 1। इसका हल प्रायिकता जैसा, किसी भी घटना के अंदर सभी घटना की प्रायिकताओं का योग कितना हो सदैव। इसी तरह किसी भी विलयन के अंदर सभी पदार्थ के मूल प्रभाजों का योग, सभी पदार्थ के मूल प्रभाजों का योग कितना होगा 1। जैसे मैं कहने लगूं इस सवाल में पहले पदार्थ का मूल प्रभाज कितना आया था, पहले पदार्थ का मूल प्रभाज आया था 2/3 आया था। मतलब मुझे पता, देखो ये XH2 हो, हाँ सर है, ये XNaCl, हाँ सर है, दो ही पदार्थ, दोनों जोड़ 1 होना चाहिए। आपने बताया सर, आपने इसका मान बताया जल वाले का कितना आया था, जल वाले का 2/3 सर, हाँ बताया था 2/3 आया था सर। फिर तो आप इसका निकालने की इस तरह जरूरत ही नहीं है ना, ऐसे निकाल सके। देखो XNaCl बराबर कितना बैठेगा 1 प्लस का दर जाएगा माइनस का, XNaCl बराबर में कितना बैठेगा उन्हें बताओ 1 माइनस के 2/3, 3 निगम 3 में तो 2 गया 1/3 और ये क्या आया था यहाँ से आया नहीं आया। तो इस तरह निकालते इसका यूज हो सका, इसलिए कह रहे हैं किसी भी विलयन के अंदर सभी पदार्थ जो हो उनके मूल प्रभाजों का जो जोड़ हो 1 हो, प्रायिकता की तरह। किसी पदार्थ किसी विलयन के अंदर, हाँ सर विलयन के अंदर पदार्थ हो बहुत सारे, हाँ सर पदार्थ सर, प्रत्येक पदार्थ का मूल प्रभाज हो, हाँ सर हो, उनका सब जोड़ 1 हो, हाँ सर जोड़ 1 हो। यही बात है, बस तुम क्या करो, तुम रट्टाफिकेशन तो बच जाओगे और उस चीज़ को समझना शुरू कर दोगे। स्कूल की तरह नहीं है कि तुम वहाँ परिभाषा लिखवा जाओगे। पहले यहाँ के बच्चे बताते GIS के पहले वहाँ परिभाषा बताओ, चाहे कितने भी अच्छा मास्टर हो, पहले परिभाषा बता देगा, खुद लिखवा देगा, फिर समझाएगा। आप उल्टा करो, पहले समझाओ उनका, परिभाषा खुद लिख लो। ये हो अंतर, ये चाहिए। देखो PPM में संदर्भता क्या हो, सबसे ऊपर लिखेंगे विलय का भार, विलय का भार, विलय के भारों को कहाँ से लिखा, नीचे लिखेंगे विलयन का भार। किसका भार, विलयन का भार है नीचे, विलयन का भार, विलयन का भार गुना लिख देंगे 10⁻6, 10⁻6। क्या कहते हैं, हमने ना कोई विलयन लिया, उसके 10⁻6 भाग ले लिए, 10⁻6 भाग टुकड़े कर लो उसके, एक टुकड़ा 2 टुकड़ा विलयन के 3 4 5 6, 10⁻6। इसका मतलब जानो क्या हो, एक लिखा 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 मिलियन। 1 मिलियन भाग में कोई पदार्थ कितनी मात्रा में घुला हुआ, 1 मिलियन में 10 लाख हो जाते हो, 1 मिलियन में कितने लाख हो, ये भी नहीं बताया 1 मिलियन में 10 लाख हो, हाँ 1 बिलियन में करोड़ हो, 1 मिलियन में हो, कहीं लिखा है ना तो मेरी वीडियो पे 1 मिलियन व्यू आ गए। हाँ, जो मेरा अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था ना, उत्तराखंड का, मैंने डाला था, वो उसकी 1 मिलियन रीच थी, यानी 10 लाख लोगों तक गया था। तब जाकर 8-10 हज़ार लोगों ने उसको विजिट करा जाएगा, इतने लोगों तक उसकी रीच थी उसमें UIT स्टूडियो में। तो उसमें बोलेंगे कि मिलियन का 10 लाख लोग के आसपास, 10 लाख लोगों के संपर्क में गया था वो वीडियो, ठीक। तो 10 लाख का मतलब ऐसे लिख देंगे 10⁻6। तो हमने किसी विलयन का 10⁻6 भाग ले लिया, 10⁻6 भाग ले लिया, उसके अंदर कोई पदार्थ कितनी मात्रा में घुला हुआ उसे बोलते हैं PPM में सांद्रता, PPM में सांद्रता। बात समझ में आई है, विलयन के, बोलो विलयन के 10⁻6 भाग में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा ही, ये विलय के भार को ही विलयन की PPM में सांद्रता कहते हैं। इसे PPM से प्रदर्शित करते हैं। P का मतलब पार्ट पर मिलियन, मिलियन इसके लिए लगाया मिलियन।
पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब है विलियन के 10 की घात 6 भागों में कोई पदार्थ कितनी मात्रा में घुला हुआ। आसान भाषा में एक उदाहरण देता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छी तरह बात क्लियर होगी। ये हमारा अर्थ, हाँ सर अर्थ तो है। सर आपने बता रखा है इसके आसपास ये सन, हाँ सर सन है। सर ये टूट कर बनी हुई या कौन? पृथ्वी, अर्थ हमारा प्लैनेट है हमारा, जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, क्या है हमारा? सैटेलाइट है। सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या हो? उपग्रह क्या हो? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाओ उसे उपग्रह बोल रहा। और ग्रह क्या हो? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर मारो उसे ग्रह बोल रहा। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर मारेगा वो ग्रह है, और जो ग्रह के भी चारों ओर चक्कर मारेगा वो उपग्रह है। जैसे चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा है, मून, चंदा मामा दूर के, बतावा नहीं मामा, पता क्यों कह रहे थे? इसमें से टूट कर बना चंद्रमा, पृथ्वी में से टूट के चंद्रमा बना। पता नहीं क्या तुमको? पता नहीं, तुमको सच में नहीं पता चंद्रमा पृथ्वी टूट कर बना? वो भाई तुम क्यों जी रहे धरती पर? आई तो तुम कभी वो देख, समुद्र देखा है? समुद्र के पास वो देखिए लहर, वो लहर सी ऐसे करके गोवा वाले बीच पे जाना कभी, वहाँ पापा की जो परी पड़ी रहा है ना, ठीक है, जब उनके पास लहर सी आगे रेते में पड़ी रहा है, ठीक है, तुम्हें तो गया वहाँ घूमने, हमें बैठे वहाँ से नारियल फोटो जा, कुछ कोल्ड ड्रिंक पिए जा बैठ कर, तो वो लहर सी आ गई, फिर वह लहर से पीछे चले जाएगी, नहीं चले जाएगी? आगे क्यों नहीं आती हो? आगे तक पूरे शहर में बढ़ जाएगा। हो कभी कभी ऐसा, उसे सुनामी बोल लो, ठीक, लेकिन वो पता क्या करो, 12 घंटे में पानी आगे जाएगा, 12 घंटे में पीछे जाएगा एक बार। इसी चीज़ को हम जवार और भाटा बोलते हैं। जवार भाटा नाम सुना होगा तुमने, ढंग से किसी ने समझाया होगा। इसी कारण क्या हो? इसके कारण हो चंद्रमा के कारण। चंद्रमा पता क्या कर रहा है? चंद्रमा इस पर बल लगा रहा है, पृथ्वी पर। चंद्रमा पृथ्वी पर बल लगा रहा है क्योंकि इसका ही हिस्सा है। जब दूसरी कक्षा छोड़कर परत क्यों जा रहा है? क्योंकि इसमें से टूट कर बना हुआ 225 मिलियन ईयर्स पहले, 225 मिलियन ईयर्स पहले, 1 मिलियन में 10 लाख हो, 225 मिलियन में कितने लाख साल होंगे? इतने लाख साल पहले टूट कर यहाँ गया। ऐसा करके चक्कर लगा रहा है इसके चारों ओर। ये चंद्रमा ना पृथ्वी पर बल लगा हुआ। चंद्रमा और पृथ्वी जब बल लगागा ना, ऐसा करके जो भी यहाँ पानी होगा इसके पृथ्वी पर, वो पानी ऐसे खींचता चला जाएगा। वो पानी में खींचेगा तो पानी ऐसे चलेगा लहर के रूप में। तो जहाँ जहाँ भी वो होंगे ना, वो होंगे कॉन्टिनेंट होंगे, महाद्वीप होंगे, उसके आसपास पानी ऐसा ऐसा करके जाएगा। पर्यटनार्थी भी जाते हैं, जैसे गोवा हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। कभी जब तुम घूमने जाओगे अपने पति के साथ और तुम अपनी लुगाई के साथ, सही बात है, तो वहाँ जाकर बैठना, तब तुम्हें मेरी बात याद आ गई। अच्छा वहाँ उस टाइम पर कुछ नहीं याद आता वहाँ तो घूमना याद आवा, तो पता लगेगा ये लहर से क्यों चढ़ आ रही है, ज्वार है भाटा। ठीक है, तो चलो एक बात तो पता लगेगी, चंद्रमा पृथ्वी से बना। ये तो यही बता दी कब, तो यही यहीं से बना है, सकल से देख कर पता लग गया ना तारी अब सवाल ये तो हो गया, आप समझा रहे थे पीपीएम में सुंदरता, कहाँ पहुँच गया आप? सच में ही समझाना रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ। सूर्य के पास तो जो सोलर रेडिएशन आ रही, हिंदी में क्या बोल रहा? सोलर रेडिएशन हिंदी में क्या बोल रहा? सोलर रेडिएशन को हिंदी में क्या बोल रहे हैं? सौर विकिरण, इसे बोल लिख देता हूँ, कभी भूल जाऊँ। सौर विकिरण, ये सूर्य के पास से जो सौर विकिरण आ रही है ना, ये सारी वापस लौटनी चाहिए, कुछ ही पृथ्वी पर रहनी चाहिए। जैसे जैसे दिन ढलता चले जाना, जैसे जैसे दिन ढलता, तो जैसे ही शाम होगी तो ठंड बढ़ती चली जाएगी। क्यों हो पता? पार्थिव किरणें ये टकरा के वापस लौट रही, सारी वापस लौट जा जी जी, बस कुछ ही पृथ्वी पर आ जा, कुछ ही पृथ्वी पर आ जा, बाकी सारी वापस लौट जाएगी। और लौटनी चाहिए, ऐसे पृथ्वी का संतुलन बना रहा है, नहीं तो मर जाओगे तुम। ये तुम मर जाओगे। अब दिक्कत पता क्या हो रही? दिक्कत यह हो रही, जो किरणें वापस लौटनी चाहिए ना, वापस लौट जानी चाहिए पृथ्वी के वातावरण, तो बाहर जानी चाहिए वायुमंडल से। अब हमारे यहाँ पता क्या हो रहा? हमारे यहाँ ना जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वह CO2 के रास्ते में आ गया बाजार। उनने एक अलग घर बना लिया, यारी CO2। उन्होंने कहा कौन हो तू? नुकारी में सौर विकिरण। कहाँ जा रही? नुकारी तुम्हारा वातावरण छोड़कर जा रही ना। क्यों जा रही? नुकारी में कई सालों तो इस तरह जा रही ताकि तुम्हारी पृथ्वी बची रहा। CO2 पता क्या करी? नुकारी में तुझे जाने नहीं दूंगी, तुझे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा पहले। CO2 समय रोक लगे, रास्ते में रोक ली, इसलिए CO2 को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये ग्रीन हाउस प्रभाव, बस रोक लो। ऐसी एक ही गैस नहीं है, ऐसी बहुत सारी गैस है। CO2 होगी, CH4 होगी, मीथेन जिसे कहते हैं, उनने भी रोक लिया CO2 को जाने तक। और CO2 एक गर्म गैस है। यही कारण है जुलाई के महीने में भी यहाँ सावन में इतनी गर्मी पड़ रही। सावन का महीना नहीं चल रहा, जुलाई के महीने में भी इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ से।
कारण क्या है? हमारा पृथ्वी ग्रह गर्म हो रहा है, हमारा पृथ्वी ग्रह गर्म हो रहा है। पृथ्वी को पहले का कारण क्या है? CO2 बढ़ रही है। और CO2 पहले जानी चाहिए थी कहाँ? पेड़ों के पास। किसके पास? पेड़ों के साथ तुमने क्या करा? काट दिया, पर वाला भाग काट दिया पूरा, इनका DPS वाला भाग काट दिया सारा, वो सब काटते चले जा रहे, सब कॉलोनी कटती चली जा रही, सत्यानाश कर दिया। आने वाले दिनों बाद देखना तुम, बिना AC के तुम कोई भी नहीं रह सकता, कोई भी। दिल्ली बनाओगे तुम इसे, एक भी घर बिना AC के नहीं है वहाँ। तुम इसे दिल्ली बना के छोड़ दोगे, कुछ सालों बाद पानी भी जाएगा तुम्हारा। कारण क्या है? CO2। कारण क्या है? पेड़ काटा गया। कारण क्या है? पर्यावरण के प्रति चेतना नहीं है, जागरूक नहीं है। यही है वह CO2। CO2 की सांद्रता आज से 2050 पहले CO2 की जो सांद्रता थी, आगे नहीं सांद्रता, इसलिए पढ़ा रहा था। CO2 की जो सांद्रता थी हमारे वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल के अंदर CO2 की सांद्रता इतनी थी 50 ppm, 50 ppm इतनी थी CO2 की सांद्रता हमारे वातावरण में। हमने CO2 के मतलब अपनी वायु के ऑक्सीजन ली, और ऑक्सीजन के अंदर हमारा वातावरण के 10 की घात 6 भाग लिए, उसमें 50 कण तुम्हें इसके मिल जाएंगे आराम से CO2 के। इतनी थी, कम थी ना, कोई दिक्कत नहीं आती। CO2 कम थी क्योंकि सारी की सारी CO2 पेड़ों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती। अब वह CO2 वीरान होगी क्योंकि पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है तो CO2 कोई अस्तित्व नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं मिलने की तुम्हें। कुछ दिन बाद ऐसा होगा, एक टाइम ऐसा ना तुम सब सिलेंडर लगा कर टांग को घूमो यहाँ से, सब यहाँ बैठे होंगे ना तुम, यहाँ से एक सिलेंडर लेकर आओगे ऑक्सीजन का, जब जाके जीवित रहोगे सब। ये पूरी दुनिया अगर ये कई पर्यावरण का दोहन करते रहे। मैं एक पर्यावरण विशेषज्ञ हूँ, मैं भविष्यवाणी पहले कर दूँ, समझ गए? एक अकेला बंदा जो बचेगा, जो तुम्हारे सामने। पूछो क्यों? पृथ्वी पर मुझे वो सारा वातावरण पता कि जहाँ सेफ जगह जाने की, वहीं पहुँच लूँगा आराम से। कुछ जगह ऐसी है, कुछ जगह ऐसी है पूरी पृथ्वी पर जहाँ पोल्यूशन अब भी 0 और वहाँ जाकर बचा जा सके, क्योंकि मैंने पूरा भूगोल पढ़ रखा। यो पढ़ने का फायदा। अच्छा इसकी बात कर लो, 50 ppm थी। आज से 100 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 100 वर्ष पहले, 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, जब अंग्रेजों का राज था पूरी दुनिया में, तब इतनी थी वातावरण में, पृथ्वी के वातावरण में CO2 की सांद्रता 50 ppm। पृथ्वी का मतलब भारत नहीं है, पूरी दुनिया, सब सारे देश इसमें। जब यहाँ सोचे, अच्छा भारत की बात कर रहे, भारत अभी पैदा हुआ, जाग का था भारत 75 साल पहले आया, ठीक, 75वीं वर्षगांठ बनाई है ना, ठीक। अब वैज्ञानिक क्या कह रहे? वैज्ञानिक जो भर्ती हो गए थे वहाँ इसरो में, हमारे यहाँ इसरो नाम की संस्था काम कर रहा है, उसके वैज्ञानिक क्यों कह रहे यह सांद्रता हमारे भी और नासा के भी, नासा स्पेस एजेंसी अमेरिका की, वो बताती है दुनिया, देश दुनिया के बारे में जानकारी देती है क्या हो रहा है पृथ्वी पर, क्या उनका खुद का कहना, यह सांद्रता ना अब वर्तमान में बढ़ गया, सांद्रता 150 ppm पहुंच चुकी, बढ़ रही CO2 की सांद्रता, CO2 बढ़ गई। पहले 10 लाख भागों में केवल 50 अणु होते CO2 की, अब 10 लाख भागों में सांद्रता 150 होगी। आज तो 2050 में यह सांद्रता 450 ppm हो जाएगी। CO2 की सांद्रता वातावरण में 450 ppm हो जाएगी। इसका मतलब है CO2 बढ़ रही है, और 450 ppm हुई ना तो सत्यानाश हो जाएगा, 100 ऊपर डेंजर्स मानना जाएगा। और 2050 में तुम्हारा क्या हाल होने वाला? 450 ppm सांद्रता होने वाली, ppm, ये ppm में सांद्रता होने वाली, ppm लिख दिया नहीं, CO2 की सांद्रता वातावरण में इतनी बढ़ जाएगी, 450 ppm पार्ट पर मिलियन। कारण पर फिर क्या हुआ? पृथ्वी का सत्यानाश हो चुका होगा, ये पूरी दुनिया। अभी तुम रास्ते में जाओगे, कावड़ी चल ले, रास्ते में जाना, रास्ते में तुम चलने लायक नहीं है, ओपन डिफेक्शन फैला दिया, खुले में सोच चलना, ओपन डिफेक्शन। लोग इसका ना सिर्फ पॉजिटिव साइड देखते हैं, अपनी संस्कृति, ऐसी संस्कृति किस काम की जो पर्यावरण को दूषित कर दो। रास्ते में जाओ, जब मैं सुबह गुजरूँ तो प्लास्टिक की इतनी सारी बोतलें मौजूद हैं, तुम देखते रह जाओगे, इतनी सारी बोतलें मौजूद है, उस प्लास्टिक वही तो नुकसान पहुँचा रहा है। वो कभी डीकम्पोस्ट होने का, एक बोतल तुमने फेंक देना प्लास्टिक की, आज से 100 साल लग जाएंगे उसे डीकम्पोस्ट होने में। इस बोतल को तुम उठा कर फेंक दो वातावरण में, डीकम्पोस्ट होने में 100 साल लग जाएंगे सर। ऐसी ऐसी सारे में बोतल है, ठीक। वातावरण समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था, इस तरह ही एक पूरा का पूरा पहाड़ बन गया बोतलों का ही समुद्र के अंदर, बड़ी मुश्किल से हटाया उसे, अब भी हट नहीं रहा हो। इतने प्लास्टिक हमने वहाँ जाकर फेंक दी। इनकी जैसी पापा की परिया जागी गोवा वाले बीच पर जाकर दारू पी की बोतल से फेंक देंगे। सांद्रता भी बढ़ती चली जा रही है, देखो पर्यावरण का कितना दोहन कर दिया। ये ppm है सांद्रता, इसलिए पढ़ाया जाता हूँ ये सांद्रता, ताकि इसे समझ सको तुम, ठीक। ये चीज़ें तुम्हारी किताब में रह जा, किताब से बाहर निकलना पड़ा।
मैंने केवल सांद्रता नहीं समझाई, ग्रीन हाउस कैसे भी समझाई, प्रभाव भी समझाया तुम उसके। क्या है ग्रीन हाउस कैसे, यो हो ग्रीन हाउस कैसे, जो पृथ्वी से आने वाली सूर्य विकिरण को वापस जाने नहीं दे रही, जानी चाहिए। पृथ्वी ठंडी होगी हमारी, रात को ठंड पड़ती है, लौट जा रहे, अब फिर भी रात को गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी हो रही जितनी दिन में हो रही, ज़्यादा किरणें वापस नहीं लौट पा रही, दिक्कत हो जाएगी, और हो रही दिक्कत। समझ नहीं बात है, याद रखिए। मेरी पूरी कमर पर गर्मी निकल रही थी, कारण क्या है पता, यही कारण है, वातावरण में गर्मी हो रही। ठीक, और कारण बताऊं, ये तो होगा पीपीएम में सांद्रता हो गया। एक आधा उदाहरण और दे दो, कुछ बता रहा। हाँ हाँ, अभी देखो तुम आज तुम्हारा पढ़ने का मन करता है नहीं करता, इसे बंद करो 1 मिनट। आज सुबह सुबह मैंने एक वीडियो बनाया, चलो ठीक हो आप, ठीक हो, चलो ठीक हो आप, मैं ठीक करता हूँ मूल अनुपात सूत्र, मन की भावनाएं छीन ली थी, इधर देखो। अच्छा ये बताओ H2O2 का नाम क्या हो, ये लिखा हुआ H2O2 लिखा हुआ, इसे बाद में समझो ना, पहले जो समझा जा रहा है उसे समझ लो। H2O2 का नाम हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड गलत हो सके कोई दिक्कत नहीं है, PAROXI, ऊपर बात देनी जैसे ये क्या, चलो ठीक, तेरी बात मानना है, जो तू कहेगी वही करेंगे, बता भाई यार, पैर छू करो, गोड्डे ने छू करो, ध्यान नहीं बदल गया। आणविक सूत्र देखो, आणविक सूत्र द्रव्यमान क्या हो, आणविक सूत्र द्रव्यमान बताओ क्या हो, आणविक सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालना हम, मुझे H2O2 का आणविक सूत्र द्रव्यमान निकालना, बता कैसे निकालना है, तेरी कॉपी में मिलने का बराबर पता, आणविक सूत्र द्रव्यमान कैसे निकाल लेंगे। एक करके दिखाओ हैं गुल्लो नु करोगी। H बताओ कितनी है इसमें, एक हाइड्रोजन का जो अणुभार हो एक ही तो हो, तो 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, तो वही तो हो, अणुभारी तो है, और क्या है। एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32 बैठेगा, कोई बात 34 आएगा, तो आणविक सूत्र द्रव्यमान निकाल लोगे। इस तरह करके अगर कोई सूत्र दे रखा है उसका आणविक सूत्र द्रव्यमान ऐसे निकाल ले जा, ये तो बड़ा अच्छा सा लगा है। अच्छा चलो जी, एक बात और बताओ मुझे, ठीक हो, अब निकाल लेंगे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अब मूलानुपाती सूत्र क्या हो इसे भी समझो, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से। मूलानुपाती पहले ही बताओ, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 लिख देंगे, ऑक्सीजन भी कितने हैं, उसके दोनों के अणु कितने, 2, अरे 2 नहीं है क्या, अरे तू भी कैसी देख, हाइड्रोजन है यहाँ से, ऑक्सीजन है यहाँ से, हाइड्रोजन कितने यहाँ 2 नहीं है, और ऑक्सीजन के कितने यहाँ 2, 2 तो 2 अनुपात बना लो उसका, 2 तो 2 कट जाके कितना जाएगा 1, सरल अनुपात नहीं आएगा, बिल्कुल साधारण सिंपल अनुपात आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल सरल, इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। अब बताओ हाइड्रोजन है यहाँ से, और ये क्या है ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मुझे मूलानुपाती, ये इसका मूल अनुपात आएगा, देखो लिखा है ना मूलानुपाती, मूल का मतलब वो जड़, मूत्र नहीं है, मूल का मतलब मूल जड़, इसके नीचे कुछ नहीं जा सकता है, इसके नीचे कभी भी नहीं जा सकता है, इसके नीचे कभी नहीं जा सकता, मूलानुपाती, और अनुपात में भी है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कैसे निकाल लोगे, आओ निकालते हैं। एक हाइड्रोजन का कितना हो 1, ऑक्सीजन का कितना हो 16, जोड़ेंगे कितना बैठेगा 17, पता लग चुका। अब हम निकाल लेंगे n का मान, किसका देख लो, अभी भी मूलानुपाती सूत्र नहीं बताया हूँ क्या हो, बस मूल अनुपात जरूर बता दें, मूल अनुपात क्या हो, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु, धड़क 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 करके आ गया 1:1,
यो आया मूलानुपात, ये मूला अनुपात आया, वो मूलानुपाती है, मूलानुपात आया। ठीक, अब ये मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान निकाल लिया हमने। हमें पता हाइड्रोजन का 1 हो और ऑक्सीजन का कितना हो, 16, 16 और कितना बैठेगा 17। अब हम निकाल लेंगे n का मान, किसका, n, और n बराबर देखो क्या सूत्र हो, आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अब बताओ इसका मान कितना, 34, इसका कितना 17, 17 दूनी कितना हो 34, n बराबर कितना आएगा, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, n बराबर क्या सूत्र हो बताओ, बताओ, अरे बता दो, कोई दिक्कत यहाँ तक, n का मान कितना है 2। अब इंपॉर्टेंट बात, नोट, NOTE, आणविक सूत्र बराबर क्या सूत्र हो, ध्यान से समझ लेना, आणविक सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। वाह, कोई दिक्कत यहाँ तक चले। यो H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाँ जी भाई जी, इसका आणविक सूत्र क्या है जी, H2O2, ये आणविक सूत्र है। मूलानुपाती सूत्र क्या है, H और O, इस तो सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, H होगा इसमें O होगा। ये कौन सा सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र। अभी नहीं आया मूलानुपाती, लेकिन नु पता मूल अनुपात बिल्कुल यही हो, लेकिन आणविक सूत्र जब भी निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं। देखो देख निकाल के दिखाओ तुम H2O2 कैसा है, देखो आणविक सूत्र लिखा है ना, बराबर n, n का मान कितना 2 नहीं है, 2 लिख दिया हमने। मूलानुपात क्या है H और ये क्या है O। अभी दोनों के नीचे लग जाएगा, जाकर देखो H2 और क्या बैठेगा O2, वही नहीं बन गया आणविक सूत्र। इस सूत्र को याद रखोगे, आणविक सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र, और n का मान याद रखोगे, आणविक सूत्र द्रव्यमान बटे में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। और आणविक सूत्र द्रव्यमान कैसे निकाले जाओ याद रखोगे, बचपन में ये तो सिखाया था, ये तो अणुभार हो। ठीक, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कैसे निकाल ले जाए, पहले पता कर लो कि दोनों तत्व कौन कौन से, और उनका सिंपल तरीके से निकाल लो, समझ बात। दोनों को बटे में रखकर n का मान निकल जाएगा, n का मान यहाँ लिख कर मूलानुपाती सूत्र तो गुणा करके आणविक सूत्र निकला जा सके। आणविक सूत्र सीख के वो क्यों नहीं बता रहे मूलानुपाती सूत्र, वो क्या बीमारी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलो। ठीक, मैं थोड़ा सा लिखवाना भी चाह रहा हूँ इसमें, तो पहले इसे नोट करो, पहले इसे नोट करो लगा तो। याडी बनाओ यौगिक का याडी बनाओ का अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। बनाओ हेडिंग है, हेडिंग बनानी, यौगिक का अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। अणुसूत्र भी ज्ञात करना सिखाएंगे, मूलानुपाती सूत्र भी। ओके बाबू, ओके बाबा। सब कुछ सोच के बोला होगा तुमने। औरों में कहाँ दम था, एक पिक्चर आई है ना, ये देखो आज क्या है सर, औरों में कहाँ दम था। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो, देखो मूलानुपाती सूत्र बैठेगा एच, ये तो मूलानुपाती देख सूत्र एच हो, ये तो मूलानुपाती सूत्र। यौगिक, हाँ सर यौगिक तो है, यौगिक का जो सरलतम अनुपात हो और उसके जो परमाणु हो, सरलतम अनुपात नहीं आया, उसके जो परमाणु हो उन तो जो सूत्र बनेगा वो मूलानुपाती सूत्र हो। ये तो बड़ा आसान है, लिख लो फिर, यही है, लिखो किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यौगिक के एक अणु में उपस्थित, यौगिक के एक अणु में उपस्थित यौगिक के एक अणु में उपस्थित
सभी परमाणुओं का सरल अनुपात होता है। सभी परमाणुओं का सरल अनुपात होता है। देखो सभी परमाणुओं का सरल अनुपात ही तो है। हमारी कमी तुमको महसूस होगी, भिगा देंगी जब बारिशें। सरल अनुपात होता है, लिख दिया। जैसे जैसे ये लिखो H2O2 फिर HO फिर 2 अनुपात 1 यहाँ तक, ये पूरा लिख दो इतना। जैसे में इतना पूरा लिख दो, इससे तो पता लगा सरल अनुपात होता है। एक उदाहरण लो और, CH3COOH का नाम सुना तुमने? सच में ही? इसका अणुसूत्र बताओ क्या बैठा है पहले। तुम बताओ इसमें कितने कार्बन है? H कितने, O कितने? यो अणुसूत्र इसका कौन सा सूत्र? लेकिन अब निकाल लेंगे इसका मूलानुपाती सूत्र। ये तो अणुसूत्र होगा, अब निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र। तो इसमें कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने? 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 कितना है? 1:2:1। यानी ये कार्बन कितना होगा? 1। हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। ऑक्सीजन कितना होगा? 1। क्या बैठेगा बताओ? CH2O। ये आया मूलानुपाती सूत्र। कौन सा सूत्र है? ये कौन सा सूत्र था? अणुसूत्र। कितने अणु में कार्बन के? 2 अणु। कितने अणु में हाइड्रोजन के? 4। ऑक्सीजन कितने अणु? काम खत्म। ये अणुसूत्र आएगा। अब इनका जो सरल अनुपात हो, कार्बन लिखा, हाइड्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा। कार्बन कितने? 2। इतने काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1:1। यानी कार्बन 1 रखना, हाइड्रोजन मूल अनुपात यही है, इससे नीचे नहीं जा सकता हो। ऐसी कोई संख्या है जो ना काट सके? है कोई ऐसी संख्या? है क्यों नहीं? एक ही कम है, 1 दूनी 2, 1 ही कम है, 1 के नीचे नहीं आ किसी में। सही बात। 0 कार्बन कितना होगा? 1। हाइड्रोजन कितना? 2। ऑक्सीजन कितना? 1। कार्बन कितना? 1। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो कितना बैठेगा? पूरा का पूरा कितना बैठेगा? क्या आया हो? अरे चाचा बाद में लिख ली जरूर। सरल अनुपात में आएगा। इस अनुपात, सरल का मतलब जड़ आएगी। जड़ का मतलब मूल। जड़ का मतलब मूल। जितना पूछा इतना बता, नहीं तो मुंह पे लगेगा। ठीक, उसके बाद तो मूल आएगा। तो मूल क्या आएगा? अनुपात आएगा। तो मूल अनुपात आएगा। तो इसे मूल अनुपात ना बोलते ना, मूलानुपात। इन तो हमने सूत्र बना दिया है, तो बन गया मूलानुपाती सूत्र। कुछ है पूरो। एक उदाहरण तो हमने ये दे दिया, एक क्यों ले लो, इतने से हम पिरो 200। ये अणुसूत्र है इसका, ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। खाना खाओ अपने घर जाकर। मैं इसे सब्जी को ढक देता हूँ, नहीं तो इसको कोई नीति गिर देगा यहाँ से। नीति गिरने का मतलब इसमें क्या गिर जाएगी? क्या गिर जाएगी तुम बताओ। चाइना वाले मक्खी भी खाओ, उसकी चटनी भी पीस के खाओ। छी बता रही थी मस्त टेस्टी है, वरना मगर मेरे चियर को एक टुकड़े साथ जब अंदर जाना। केच पे देखे थे ना, केचो को कढ़ाई में तड़क आराम से जब खाओ, आराम से गिर। और केचो जिंदा रहा वो बार बार फुदकता रहा प्लेट में। हाय राम बता रही जो उसके अंदर प्रोटीन हो ना, वो अलग ही हो। कुत्ते तो वहां दुकान पर टंगे रहा है, सच में। कुत्तों की पूंछ में रस्सी बांध कर दुकान पर टंगा के रखो, और कुत्तों के अंदर नमक मिर्च मसाला सब भर कर रखा है। जिसके अंदर मटेरियल हो ना बाहर निकालता। चाइना वाले भी चाइना वाले ही गजब की पीस है। पता लग चुका क्या? सांप के सांप को तो कट करके पीस में तो मुंह काट के फेंक देंगे उसका। थोड़े थोड़े कट, उसमें तो जो मटेरियल निकाल के उसके अंदर नमक मिर्च भून कर। क्या है मूलानुपाती सूत्र तो लगा है थोड़ा।
थोड़ा ट्रैक कट गया। चलो ऑन करो। ऑन बढ़िया बढ़िया पार्ट में हो गया ना यहाँ तक। नेक्स्ट, ये हो मूलानुपाती सूत्र। अब अणुसूत्र के बारे में थोड़ा सा लिखो। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में लिखो दूसरा पॉइंट। किसी यौगिक का अणुसूत्र, किसी यौगिक का अणुसूत्र किसी यौगिक का अणुसूत्र अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक तत्व में, अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का अणुसूत्र, ये रहा देखो, यौगिक नहीं आएगा, ये उसका अणुसूत्र नहीं आएगा। तो उसमें जितने परमाणु होंगे, वास्तव में उसमें कितने परमाणु, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के कितने, किसके परमाणु, हाइड्रोजन के, किसके, ऑक्सीजन के। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, तत्व, तत्वों की वास्तविक संख्या कितनी, 2 और 2 हो। समझ की बात है, उन्हें प्रदर्शित करता है। अब बताओ क्या लिखा है। अणुसूत्र अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। अगर पेपर में आ जा मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं तो पता क्या लिखोगे, परमाणु, ये परमाणु नहीं है, पर ये परमाणु नहीं है, देखो यहाँ से 2 4 2 है नहीं। परमाणुओं का सरलतम अनुपात से जो सूत्र बनता है उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। इनते तो बना है, इतना आसान है, इसे लिख लो, लिख लो। परमाणुओं के सरलतम अनुपात से, नोट में लिख दो, परमाणुओं के सरलतम अनुपात से जो रासायनिक सूत्र बनता है उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। सरलतम अनुपात से जो सूत्र बनता है उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए मैं 6 स्टेप बताऊंगा, और 6 के 6 स्टेप किसी भी सवाल में लगाकर बड़े आराम से करे जा सके। कितने स्टेप, 6 स्टेप। एक एक स्टेप को लगाते समझाऊंगा, उसके बाद एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक, यूँ तैयार ले दो ना, सब हटा दो। हेडिंग बनाओ, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए क्रियाविधि। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए क्रियाविधि। कौन सी क्रियाविधि का इस्तेमाल करना भाई तुम, आओ समझते हैं। पहले नंबर पर जाओ, कौन सी क्रियाविधि का इस्तेमाल करना भैया तुम। सबसे पहला काम क्या करना, अगले सवाल में यह बात यूज होगी जो मैं यहाँ लिखाऊंगा 6 बातें। अब जो भी सवाल होगा इन्हें देख देख के ही होगा। पहली बात, सबसे पहले तुम्हें पता क्या करना होगा, लिख लो, छोटा छोटा लिख लो। सर्वप्रथम किसी यौगिक में उपस्थित, सर्वप्रथम किसी यौगिक में उपस्थित, जब हम सवाल करेंगे ना वहां छांटेंगे कौन सा यौगिक, किसी यौगिक में उपस्थित, यौगिक में उपस्थित परमाणु द्रव्यमान, यौगिक में उपस्थित, यो काट दो, परमाणु द्रव्यमान क्या लिखा है पहले उन्हें बताओ। यौगिक में उपस्थित, यहां तक लिखा था क्या, सभी तत्वों की प्रतिशत मात्रा,
सभी तत्वों की प्रतिशत मात्रा। प्रतिशत मात्रा को उनके परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। सभी तत्वों की प्रतिशत मात्रा को उनके परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। अब तुम कहोगे ये भाग भूख दी कहाँ जा रही, तो ये भाग दे साथ साथ स्टेप को यहाँ साइड में मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, जो मैं यहाँ लिखूंगा ना मैं वहाँ करके दिखाऊंगा। अगर जब भी लिखेंगे क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ यहाँ ध्यान से, ये क्वेश्चन बाद में लिखना अभी तुम्हें, इसे भी समझ लो। बताओ पहले स्टेप में क्या लिखा है मैंने? एक कार्बनिक यौगिक का, तुम्हें लिखना भी, एक कार्बनिक यौगिक का रासायनिक विश्लेषण करने पर प्रतिशत क्या हो, पहले ना बताओ मुझे क्या हो प्रतिशत, किस चीज को हम प्रतिशत कहें? विश्लेषण करने पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों की उपस्थिति पाई गई। इस लाइन का मतलब समझाओ क्या लिखा हो। उपस्थिति पाई गई। कार्बन व हाइड्रोजन की मात्राएं, इसमें कार्बन की मात्रा दे दी तुम, कार्बन की मात्रा व हाइड्रोजन की मात्रा दे दी। कार्बन की मात्रा दे दी 40%, हाइड्रोजन की मात्रा दे दी 6.67%। एनसीईआरटी का सवाल है वो। ऑक्सीजन की पता नहीं मुझे। यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान, अब ये स्टेप चलेंगे साथ साथ, इस स्टेप को देखते देखते हम तुरंत सवाल करते चलेंगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक तो तरीका हो सके मैं 6 के 6 स्टेप लिखवा दूँ, ठीक है, जिसे लिखते तुम बोरियत फील करोगे। एक तरीका हो सके वहाँ एक स्टेप लिखा इधर करके दिखाओ जी, समझ की बात है, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, और ये तो चाहिए तुम, यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान, तुम पता क्या चाहिए, तुम्हारी कॉपी में कोई लिखा, मैं कॉपी में लिखने चले जाऊँ थारे स्कूल में ही, ठीक। और बस तुम तो सोच रहे घर पेपर भी नहीं जाना पड़े, दूर घर ही को नंबर भी ना आई, मर जा भी इतना आलस हो किसी के भीतर। 2 आलसी थे, अब तुम आलसी कहानी सुनाता हूँ। पहले यहाँ देखते रहिए साइड में, 2 आलसी थे, एक का नाम था सेब, एक का नाम था संतरा। सुनाई ना पहले कहानी? आलसी नहीं पता, झूठ बोल रहे। पहले स्टेप को देख लो, स्टेप नंबर फर्स्ट में यौगिक थे, ये यौगिक में सभी तत्वों को जो परसेंटेज रखी होगी उनके परमाणु द्रव्यमान से भाग कर देंगे पहले। अब सवाल पढ़ते हैं, यौगिक में देखेंगे सवाल में परसेंटेज रखी है। एक कार्बनिक यौगिक का, अच्छा कार्बन तो मिलकर बनने वाले कार्बनिक यौगिक का रासायनिक विश्लेषण करने पर, रासायनिक विश्लेषण करने का क्या मतलब, कोई कार्बनिक यौगिक होगा बर्तन में रखा हुआ होगा, पक्की बात है कार्बनिक, जैसे फिनाइल नहीं होता क्या, फिनाइल नहीं देखा कि तुमने साफ सफाई करने वाला कार्बनिक यौगिक हो, जब तो साफ कर दो फरस, वो मुंह में फेर ले, मुंह साफ करता किसी दिन तो कार्बनिक यौगिक हो, उसका रासायनिक विश्लेषण करा गया। ठीक, ये जो रासायनिक विश्लेषण करना है क्या मतलब, वो जो वैज्ञानिक हो उसको देखा इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या डाल रखा है, सब क्या क्या तो बनाया है ये हो रासायनिक विश्लेषण, देख कर पता क्या पाएगा। ठीक है, उन्होंने चश्मा उतार कर देखा, अच्छा ये हो उसके अंदर क्या पाया, नहीं पता क्या पाया, अच्छा कार्बन 40% है सब। फिर साक्षी ने देखा चश्मा उतार कर, अच्छा हाइड्रोजन 67%, गुल्लो को दिख ही नहीं रहा। नुगारी ऑक्सीजन भी तो हमने बताया था ऊपर, वो कहाँ, नुगारी बाबू निकाल ले कर, वो बताते नहीं किसी को, किसी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% हो, कितने परसेंट हो। जब ये दोनों पता लग गया 40 और 6 कितना बैठा, 46.67, तो 46.67 घटा देंगे इसमें, तो नुगारी पहले नहीं बता सकता था वो, चल ले फिर घटा सर 10 में 7 गए, यहाँ बताओ कितना बैठेगा, 3 और बता
53.3, तो ऑक्सीजन कितना बैठेगा 53.3%। ऑक्सीजन पेपर में दिया था नहीं सवाल में, दो ही पदार्थ बताए थे उसने कि कार्बन इतने परसेंट और जो हाइड्रोजन वो इतने परसेंट, विश्लेषण करके देखा। अच्छा गरीब भाई जी कर बना रखा है, हाँ कार्बन इतना डाल रखा है सब, अच्छा हाइड्रोजन इतना डाल रखा है। बोलो गरीब ऑक्सीजन बता रहे तुम ऊपर ऑक्सीजन है तो है नहीं सब। मैंने कहा अंधी परसेंटेज पढ़ लेती तो ये चीज़ अपने आप में 100%, दो चीज़ पता लगी, तीसरी जोड़ दो घटा कर क्या दो। हाँ नु कह रही क्या तो सही रहे आप, वाह रे वाले उंडे 40 और 6 कितना 46, ओ ओ ओ ओ सही है ना, सही है सही है सही है। 53.3% निकाल लिया हमने और तीनों का पता लग गया, तीनों की परसेंटेज पता। पहला स्टेप का क्या दर्द था, नु कह रहा कोई यौगिक हो, मैंने कहा हाँ हो। नु कह रहा उसमें सभी तत्व हो, उसमें परसेंटेज में, मैंने कहा सभी क्या 3 सर है इसमें। नु कह रहा कोई भी सवाल हो क्या तो 4-5 आ जा, 1 2 3। नु कह रहा परसेंटेज हो, हाँ परसेंटेज हो। नु कह रहा उनकी मात्रा को द्रव्यमान से भाग दे जा। मैंने कहा इनकी द्रव्यमान से भाग दूँ, यानी 40 को 12 से भाग दूँ, हाइड्रोजन को 1 तो भाग दूँ, ऑक्सीजन को 16 से भाग दूँ। नु कहना चाह रहा हो, अच्छा देखे देखा सही है ना बात, समझ में आ रही है क्या कह रहा हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं अंत तक। चलो जो न कहानों करके दिखाते हैं, पहला स्टेप ही करते हैं उसका। पढ़ियो पर पहला स्टेप क्या कहा, पढ़ो। पहले तो कार्बन एक, तो एक क्या हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यही तो 3। अब बताओ जो कार्बन, कार्बन का परसेंटेज कितना, 40%, 40%, 6.67%, 53.3%। आ गए कितना परसेंटेज है, 40 बटे में कितना 12, काम हो गया सारा। 12 अब बताओ आगे उसके बाद भाग दो 12 36 के बाद कितना बैठ 3.33, 3 पॉइंट भाग देने में बिल्कुल भी घबराना। ये आ गया यहाँ तक 3.33, इतना होगा यहाँ तक। चलो नेक्स्ट, उसके बाद इसे बताओ हाइड्रोजन क्या था, इसे भाग देंगे, इसे 6.67, इसे 1 से भाग देंगे 6 पॉइंट, सही यहाँ तक। ऑक्सीजन को क्या भाग देंगे इसे, 16 तक 3 आगा तो 2 अंक तक पढ़ा चला लेकर, जब तू थी मत जब भाग सिखाई जा रही है 16 अग भी सिखाई जाएगी। 16 3 48, 16 चौका 64 हो ना, 16 3 48। अब बता कितना बैठा का, 3 ये बच रहे और 2 ये बच रहे, 5 इंगे जाकर 53, 16 3 48 एक कर यहाँ मजा आ रहा पूरा देख। परसेंटेज मत लिखियो, पहले उन्होंने बताओ, उन्होंने जो पहला स्टेप में कहा था, जो पहले स्टेप में उधर में आ रहा था उसका, वो मैंने करके दिखाया नहीं कि दिखाया। अब क्या मुझे दूसरा स्टेप निकलवाना चाहिए, फिर उसे यहाँ अप्लाई करना चाहिए क्या, ठीक है। जब भी तो या अग करवा दूँ या वो स्टेप लिखवा, पहले तुम बताओ क्या करना चाह रहे तुम, पहले ये समझाओ स्टेप लिखो, हाँ फिर मजा आगा ना करने में। चलो दूसरा स्टेप लिखो, उतार रहे मुंह फोड़ दो, ऐसा होता है जो हम कह रहे हो सुन लो, क्यों नहीं हर चीज में क्यों नहीं हो करता। लिखो उपरोक्त, लिखो स्टेप नंबर 2, सारे स्टेप सिखा देंगे तुम्हें जिंदगी में। उपरोक्त पद में सभी उपरोक्त पद में प्राप्त सभी अपेक्षित संख्याओं को, उपरोक्त पद में प्राप्त सभी अपेक्षित संख्याओं को उपरोक्त पद में प्राप्त सभी अपेक्षित संख्याओं को सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तथा प्राप्त परिणाम को निकट मान की, तो प्राप्त परिमाण को निकट का मतलब क्या हो, पास, निकट मान में लाया जाए तो सरल अनुपात लिखते हैं। निकट अनुपात में लाया जाए तो सरल अनुपात लिखते हैं, ठीक है।
थारे 73 में, हाँ वो 1 बज गया क्या? अच्छा ना, 1 नहीं बजा, जिंदगी 12 बज गए तेरी। अब दूसरा स्टेप जो लिखवाया वो यूँ कहना चाह रहा, दूसरा स्टेप नुगरा अपेक्षित संख्याएं प्राप्त हुई, या हुई या हुई या हुई। नुगरा इनमें जो सबसे छोटी संख्या बताओ कौन थी? 3.33 नहीं है। नुगरा उन्हें सबसे छोटी संख्या तो तीनों संख्या को भाग दे दो, तीनों संख्या को भाग देनी। अब बताओ तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी? या ये 3.33 या तो 6 है ना। नुगरा सबके बट्टे में लगा दो। अब यहाँ 3.33 लिखा हुआ है, बट्टे में क्या लगाऊं उसके? 3.33। यहाँ क्या लिखा हुआ? 6.67, बटे में 3.33। यहाँ क्या लिखा हुआ? 3.33, बटे में 3.3333। काटेंगे कितना बैठेगा? 1। काट 3 दूनी 6 नहीं होते 2। मैंने उन्होंने कहा पॉइंट में भी आगा ना, निकटतम लेना, पॉइंट वाला छोड़ देना, सरल लेना, सरल अनुपात। मैंने कहा ना भी, लिखवाया देखो उसमें लिखवाया, पढ़ के देखो, निकटतम सरल अनुपात लेना लास्ट में। वैसे तो इसका आंसर पॉइंट में आता, 2 पॉइंट कुछ समथिंग समथिंग आता, लेकिन पूर्णांक लेना और पूरा पूरा लेना। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा, पॉइंट के बाद का छोड़ देना। 3 निगम 1 हो, 3 निगम 3 हो, ठीक। इतना ही पढ़ना बेकार है। बात बताओ समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। कितने स्टेप कंप्लीट हो गए? तीसरा स्टेप लिखना चाह रहे हैं या पहले से लिखना चाह रहे हैं? ज़्यादा होशियार नहीं मना करते, पहले तीसरा स्टेप लिख लो। लिखो लिखो पद 2 में, स्टेप नंबर 3 में लिखो पद 2 में, यानी स्टेप नंबर 2 में, पद 2 में प्राप्त परमाणुओं के अनुपात को ध्यान में रखकर परमाणुओं के अनुपात को ध्यान में रखकर मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं। मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं। कौन सा स्टेप था? लिख कर दिखाओ मूलानुपाती सूत्र। देखो हम भी लिख देते हैं मूलानुपाती सूत्र। ये हो रहा देखो, मूलानुपाती सूत्र। नु बताओ पहले कितने तत्व उसमें? 3। एक तो कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। अब बताओ कार्बन कितने हैं? यहाँ से देखो अनुपात में कितना है? 1। कार्बन 1 ही लिखा रहने दो, क्या लिखो? 1। हाइड्रोजन कितने? 2। ऑक्सीजन कितना? 1। क्या लिखो? बन गया सूत्र। क्या आया सूत्र? CH2O। यो बना है मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र नहीं है वो, ये मूलानुपाती सूत्र। याद हो कुछ? जब मूलानुपाती सूत्र हो, गुणा क्या तक कर दो? n से। क्या निकाला जा सके? अब हम आणविक सूत्र निकाल लेंगे, लेकिन आणविक सूत्र के लिए किसका मान जरूरी? किसका मान जरूरी? सड़ा समूह क्यों बना रही है? बता, क्या समझ में नहीं आ रहा? चेहरे का इंप्रेशन ही बहुत कुछ बताऊंगा ना बच्चे का। मूलानुपाती सूत्र हो गए, लेकिन मुझे तो आणविक सूत्र भी तो चाहिए। ठीक, ये जो पदार्थ था जिस बैठ कर अनु झांक झांक कर देख रही थी, क्या है इसमें? क्या है इसमें? क्या है? गुल्लू को ऑक्सीजन नजर नहीं आ रहा था उसमें कितना था? वो पदार्थ का अणुसूत्र भी तो होगा कुछ। आपने तो मूलानुपाती सूत्र निकालना, क्या आप हम उसका अणुसूत्र बताना चाहोगे? तो बताइए। हाँ, बात समझ में आई? ठीक, चलो चलो भाई, ये भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत हो रही है? पहले नु बताओ मुझे, यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है? मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम। अब ये बताओ हमर यहाँ का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकाल सके नहीं? सूत्र द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान तो दे रखा है, कितना दे रखा है? 180 ग्राम। और इसका मान निकाल सके नहीं मूलानुपाती सूत्र, क्योंकि मूलानुपाती सूत्र है हमारे पास, देखो है नहीं क्या? अब बताओ मूलानुपाती सूत्र निकाल लो, कैसे? क्या क्या बैठेगा? कितना बैठेगा इसका? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, जोड़े सब ऊपर कितना बैठेगा? 30। पक्की बात है 30 बैठेगा। तो हम निकाल लेते हैं, काम करते हैं, पहले एन का ही मान निकाल लेंगे इस सवाल में हम। एन का मान निकालने के लिए पहले आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान बटे में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान।
अब आणविक जो सूत्र है वो तो मैं पता नहीं, लेकिन आणविक सूत्र द्रव्यमान सीधा डायरेक्ट दे दिया उसने सवाल में, और वो कितना दिया 180। क्या मैं ऊपर लिख सकता हूँ, तो और अपने टटरे पे लिखो सर। अब मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना आया 30, इसे मैं यही निकाल कर दिखा देता हूँ। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान CH2O कितना बैठेगा उसका 30, काट देंगे 3 छंग 18 6, n का मान कितना है। अब जिस बच्चे के पास n का मान आएगा और मूलानुपाती सूत्र हो और n का मान हो, क्या वो आणविक सूत्र बना सकेगा। अब पता लगेगा, देखो वहाँ सूत्र लिख के वो पदार्थ कौन सा था जिसमें अन्नूर गुल्लो झाँक झाँक कर देख रही थी, देखेंगे चलो देखेंगे सूत्र, आणविक सूत्र, आणविक देखेंगे आज वो कौन सा पदार्थ है। क्या तुम जानते हो उस पदार्थ को, n गुणा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, n का मान कितना 6 गुणा मूलानुपाती सूत्र कितना आएगा CH2O, इसके नीचे गुणा कर दूं C6 बन गया, तो H2L बन गया, ये तो O6 बन गया, ये तो ग्लूकोज था जिसमें झाँक झाँक कर देख रही थी। अच्छा तो बड़ा मजा आया, अच्छा यह बात थी, बड़े हरामी हो आप। चलो नोट कर लो, ऐसे ही हो सारे न्यूमेरिकल नोट कर लो पहले। अच्छा एक रुक जाओ, कितने स्टेप लिखवाए, छठा नहीं बताया आपने, लिख लो। चौथा में लिखा है, लिखो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए, चौथे में लिखो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हम मूलानुपाती द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हम मूलानुपाती द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। लिख दिया स्टेप नंबर 5। इसके बाद मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, जो मैंने बताया था मोलर द्रव्यमान। इसके बाद मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, जो 180 दे रखा था सवाल में। इसके बाद मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं स्टेप नंबर 5 में, लिख दिया। इसके बाद मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, इसके बाद मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं स्टेप नंबर 6। इसके बाद n का मान ज्ञात करते हैं, इसके स्टेप नंबर 6 में इसके बाद n का मान ज्ञात करते हैं, n का छोटे वाले n, ठीक लिख दिया। इसके बाद निकल जाता है अणुसूत्र, जो पढ़ा है, मतलब ये नहीं लिखा कहाँ लिख रही है, हर चीज़ थोड़ा लिखेगी। अब यहाँ तक जो जो तुम्हें समझ में आया सब लिखो आराम आराम से, बड़े प्यार के साथ। बंद कर दे सर, बिल्कुल सेम जैसे न्यूमेरिकल जैसा दिया, इसी स्टेप तक करना बिल्कुल। और यहाँ तो करो सिर्फ टट्टर पर जाएगी आगे से, इक्कर झाँक कर देखना लास्ट में कौन सा पदार्थ था वो, लास्ट में आके पता लगा तुझे अच्छा ग्लूकोज था, तो इक्कर कुछ और आगा निकल लगा। ठीक, देखो एक यौगिक में Na, Na का मतलब सोडियम, कोमा S मतलब कोमा H, वह ऑक्सीजन तत्व उपस्थित है। चीज़ी खा ली। तत्व उपस्थित है, इन तत्वों की प्रतिशत मात्राएं, इन तत्वों की प्रतिशत मात्राएं तत्वों की प्रतिशत मात्राएं, ठीक है लिया। 14.28%, 14.28%, कोमा 9.92%, कोमा 6.20% है। यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए, यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। यौगिक में उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणु, यौगिक में उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणु
H2O के रूप में स्थित है, H2O के रूप में उपस्थित है। H2O के रूप में उपस्थित है। सभी हाइड्रोजन परमाणु H2O के रूप में उपस्थित है। क्रिस्टलीय यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है। क्रिस्टलीय यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है यदि इसका मोलर द्रव्यमान क्रिस्टलीय यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है यदि इसका मोलर द्रव्यमान 322 ग्राम हो। यदि इसका मोलर द्रव्यमान 322 ग्राम हो। ठीक, याद रखिए 322 होगा। इसे करके देखना, इसके जैसे बहुत सारे सवाल करके देखने, 5 सवाल करके लेकर आने। इस सवाल के लिखो, मूलानुपाती सूत्र के 5 सवाल करके लेकर आने घर से, और 5 सवाल घर से ढूंढ कर। होमवर्क तुम्हारा, होमवर्क लिख लो। क्या क्या लिख लो? इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल रफ निकाल के लेकर आने, चेक होगा। दूसरा, फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन निकल कर लेकर आने, रफ में वो चेक होगा। ये कल का काम है। जब जाएगा कल को नया चैप्टर चलेगा फिजिक्स में।